बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। और आज एक बार फिर मुनीब खान साहब को दावत दी है मैंने और ये मेरे साथ मौजूद हैं। मुनीब, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाएं, खैरियत से हैं? मैं अल्लाह का शुक्र। जबरदस्त। इमरान खान साहब ने 3 साल पूरे कर लिए हैं और सवाल वही है जो 70 सालों से अवाम हर हुक्मरान से पूछती आई है कि खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं और रहने को मकान नहीं। बस सवाल, खैर सवाल उठाते रहना और सवाल पूछना भी एक बड़ा फन है। और मेरा ख्याल है इस घुटन के दौर में अगर ये इतना भी पूछने की इजाजत है कि 3 साल कारकर्दगी क्या की, तो मेरे ख्याल हम इसको भी जो है ना एक नेमत गर्दाने। तो खान साहब की 3 साल कारकर्दगी पे तो हंसा ही जा सकता है। एक एक मुकम्मल एक कॉमेडी शो है, और उसके अलावा खान साहब के पास कुछ नहीं है। खान साहब ने जो रिपोर्ट भी जारी की है, मैं हैरान होता हूँ कि मतलब लोग किस तरह पैंतरे बदलते हैं सियासत में। और खास तौर पे ऐसे लोग जो बुनियादी तौर पे आए ही इस बुनियाद पर होते हैं कि जी हम सियासत में जो है करप्शन को और ईमानदारी को लाएंगे और करप्शन को खत्म करेंगे। और वो जब इस किस्म के पैंतरे बदलते हैं, बड़ा दुख होता है। मसला ये है कि खान साहब की, अगर मैं अब थोड़ा सा उसको बात को बात करूँ, खान साहब की जो प्री इलेक्शन कैंपेन थी, तो अगर आप उस पर देखें तो खान साहब के पास जो जिस पूरे चीज पे वो जिस पूरी कैंपेन पे जिस थीम पे उनकी कैंपेन खड़ी थी, वो थीम क्या था? वो थीम था कि ऊपर लीडरशिप करप्ट है, वो आपके पैसे खा जाते हैं, लोग इसलिए टैक्स नहीं देते, इनके पास अच्छी टीमें नहीं है, ये चोरी करते हैं, पैसे भर के बाहर चले जाते हैं, लोगों का एतमाद नहीं है। मैं आऊंगा, मेरे पास 200 बंदों की टीम है और मैं 8,000 अरब रुपया टैक्स इकट्ठा कर लूंगा और वो टैक्स गरीबों पे होगा और वो सब जो है ना हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लग जाएंगे। लेकिन जो है ना हकीकत की दुनिया वो बड़ी मुख्तलिफ होती है। तो खान साहब भी जब हकीकत की दुनिया में आए तो उन्हें पता चला कि वो 3 साल बाद जो है वो सिर्फ पिछले की टैक्स में 1,000 अरब का ही इजाफा कर सके हैं। और उसको भी वो बड़ी कामयाबी के साथ पेश कर रहे थे कि जी ये सागदार वाले जो है वो नहीं है दादोशुमार। खैर मुझे एक फराज साहब का एक पर शेर याद पर, पर मुनीब, मुझे वो शेर तो आप सुना ही देंगे, वो सुना लीजिएगा, पर मुझे ये बताएं कि हकीकतें आप पर आश्कार हो चुकी हैं। आप अभी शॉर्ट विजिट एक पाकिस्तान का भी करके गए हैं। वैसे तो जितने पाकिस्तान पलट जितने भी लोग हैं वो तो बड़ा खुश हैं इमरान खान साहब की कारकर्दगी से, जो पाकिस्तान से दूर रहते हैं। आपको कितना दुख लगा हुआ है? सर जी, बात यह है कि अगर आप पाकिस्तान में रह के कमाते हैं तो आपके लिए मुल्क नहीं है। पाकिस्तान इस वक्त किसके हाथों में खेल रहा है? पाकिस्तान इस वक्त सरमाया, आपको मैं बड़ी फ्रैंकली बताऊं, मुझे महसूस होता है कि इस वक्त जो है ना पाकिस्तान में सरमायादार जो है वो खुश होगा। उसकी खुशी की वजह यह है कि उसको कुछ करना नहीं पड़ता। आज उसने एक खाम माल उठाया होता है एक कीमत पे, वो बन के जब तक एक मटेरियल मैन्युफैक्चरर से जाके दुकान पे बिकता है तो उसकी कीमत बदल गई होती है। तो तो पर इसमें सरमायादार, बुराई क्या है? वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ उन्होंने मुल्क को डाल दिया। सर जी बुराई ये है कि लोगों की जो कुव्वत खरीद जो है वो खत्म हो गई है। बेचारा दिहाड़ीदार तो आज भी 500 और 600 की दिहाड़ी लेता है, तो उस दिहाड़ी में जाके 350 रुपए जब किलो तेल खरीदता है तो वो तेल, वो कुकिंग ऑयल वो नहीं अफोर्ड कर सकता। तो तो उसकी, तेल गरीब खाता क्यों है? वो दिल के मसले भी हो रहे हैं, डायबिटीज भी हो रही है, बचे तेल, तेल से दवाइयों से भी बच जाएगा इस तरह तो। हाँ ये बात सही है। तो उससे शुगर से चीनी से भी बचना चाहिए। ये तो बिल्कुल जो है वो फवाद चौधरी की तरह का आपने मुझे पॉइंट आगे से मारा है कि फवाद चौधरी साहब ने आज ही कहा कि अपोजिशन भी अपनी कारकर्दगी पेश करे। मतलब ये तो सुना था कि हुकूमतें अपनी कारकर्दगी पेश करती होती है, ये पहली बार सुना है कि अपोजिशन भी पेश करे कि उसने 3 सालों में क्या किया। तो खैर ये तो सॉरी, मैं थोड़ा सा हार्श शायद वर्ड यूज वैसे कर रहा हूँ सवाल तो। तो उनका बिल्कुल ठीक है। ऑपोजिशन ने तो कुछ भी नहीं किया इन 3 सालों के अंदर। आज तो भी सर, वो उन्होंने एक जलसा वो सजा लिया है कराची के अंदर। वैसे तो तितर बितर दिखाई देते हैं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। तो मेरा ख्याल है हुकूमत को तो इस चीज को एंजॉय करना चाहिए। वो तो फ्री, ये तो आपको याद होगा जब पीपल पार्टी के दौर में नून लीग कुछ नहीं करती थी, ये सब कहते थे ये फ्रेंडली ऑपोजिशन है, ये तो कुछ करते नहीं है। तो आज अगर इनको ऐसी फ्रेंडली ऑपोजिशन मिली हुई है जिसके गुब्बारे से शहबाज शरीफ साहब ने हवा निकाली हुई है, तो ठीक है, ये एंजॉय करें। अब कर खैर एंजॉय तो करें, लेकिन ये कोई डिलीवर भी करें। लेकिन डिलीवरेंस की तरफ नहीं आ रहे। जो इकोनॉमी है उसको ठीक नहीं कर पा रहे, जो अपने अंदरूनी मामला उसको ठीक नहीं कर पा रहे, बैरूनी मामला को ठीक नहीं कर पा रहे। तो इसलिए ये सारी बातें फिर होंगी और मेरा ख्याल है होनी भी चाहिए। नहीं, अंदरून ये सारी बातें ठीक हो जाएंगी जब मीडिया अथॉरिटी बिल आएगा तो कारकर्दगी भी ठीक हो जाएगी।
सर जी मीडिया अथॉरिटी बिल, बस मुझे तो ना मेरा दिल करता है मैं हर बात में आहें भरूं। तो ये मेरे सामने भी एक खबर खुली हुई है जिसमें उन्होंने अभी सरकारी मुलाजमीन को मना किया है कि वो सोशल मीडिया का जो है ना वो इस्तेमाल नहीं करेंगे, और वो जो है वो तकरीबन गवर्नमेंट सर्वेंट्स रूल्स 1964 की पासदारी के मुताबिक उन्होंने कहा जी आप करें। अब आप मुझे ये बताएं कि 1964 का कानून आप 2021 में सोशल मीडिया पे लागू कर रहे हैं, जुबाबंदी कर रहे हैं। मैंने तो बात यहाँ शुरू की थी, घुटन का माहौल है, तो अब इस घुटन के माहौल में हम अगर इस वक्त इमरान खान साहब से ये भी पूछ सकें कि आपने 3 साल क्या किया, तो इसको नेमत जानना चाहिए, क्योंकि खान कहाँ साहब घुटन भी का ये माहौल बात। है मुनीब साहब? बिलियन ट्री सुनामी आ गया है, ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन हो गई है मुल्क के अंदर, हर जगह जो है लोग खुली हवाओं में, खुली फिजाओं में सांस ले रहे हैं, खूब बारिशें हो रही हैं। देखें जो है ना, ऑक्सीजन से पेट अगर भरता होता तो शायद इससे अच्छी बात ही कोई नहीं थी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मुझे जो खान साहब ने रिपोर्ट पेश की है 3 साल, इससे एक बात ना मैं बड़े दुख के साथ कहता हूं कि वो शायद ये बात पहले भी जानते थे, लेकिन उन्होंने एक और बात ये मजीद वाजिया की है कि इस मुल्क के अंदर आपको कारकर्दगी की बुनियाद पर हुकूमत करने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको कारकर्दगी की बुनियाद पर लाया जाता है। आपकी कोई और बुनियादें होती है जिनकी वजह से आप आ जाते हैं, उसके बाद आप जो भी डिलीवर करें अवाम को बता दें भाई हमने ये कर दिया, पहले वाले आप सारा कैसे झूठ कह बोलते सकते थे। हैं कारकर्दगी बुनियाद पर नहीं है? आप मुनीब देखें, कश्मीर का इलेक्शन भी तो इमरान खान साहब ने जीता है, कारकर्दगी बुनियाद पर जीता होगा। जी जी बिल्कुल, कुछ कारकर्दगी ऐसी होती है जो बताई नहीं जा सकती। वो फिर चीजें जो है ना वो बड़ी वो हो जाती है। लेकिन अगर कश्मीर की बुनियाद पे खान साहब, देखिए ये हमारी ना बड़ी वो जो है जो तारीख है ना सियासी इलेक्शन की तारीख, वो बड़ी जो आप उसे कहने खतरनाक रही है। पाकिस्तान में कश्मीर के अंदर या गिलगित बल्तिस्तान में हमेशा से ये एक ट्रेंड चलता आ रहा है जो खतरनाक ट्रेंड है। लेकिन यहाँ पे आप जनरल इलेक्शन में भी इवन बात करते हैं, जो लहर चला दी जाती है ना कि जनरल इलेक्शन में फलां जमात जीतनी है, अक्सर लोग उसके खिलाफ वोट नहीं डालते कि हमारा वोट जाया हो जाएगा। ये उनकी सोच होती है। हालांकि और तो लहर बनाने का, हवा चलाने का मकासद ही यही होते हैं कि लोगों को भी बताया जाए कि आपने वोट किधर डालने हैं, तो आपके कोई गली मोहल्ले पक्के हो जाएंगे, कोई शायद आपकी गैस लग जाए या आपकी कोई सीवरेज बढ़ जाए, तो ये पर हवाएं ये चला के। हुकूमत जो कहती है कि जो उनकी पॉलिसीज हैं उसकी वजह से महंगाई तो बढ़ी है, ये तो वो मानते हैं बात। फवाद चौधरी का ऑन रिकॉर्ड बयान है, वो कहते हैं कि महंगाई बढ़ी है पर इसका फायदा जो है किसान को बहुत पहुंचा है। तो आप शहरों में रहने वाले लोग हैं, आपको शायद ना फर्क पड़ा हो, पर जो जमींदार तबका है और जो किसान तबका है वो बड़ा खुशहाल हो गया है। और 70% आबादी तो पाकिस्तान में उन्हीं की है। अच्छी बात है अगर किसान खुशहाल हुआ हो, लेकिन किसान कहाँ से खुशहाल होगा? आप जीडीपी की कीमत पिछले दौर में एक 3,000 की बोरी बिक्री होती है, आप उसको 5,000 की करके किसान को 1,000 का रिलीफ देके 4,000 की बेच देते हैं कि तो किसान खुशहाल हो गया। मतलब ये ट्रिक सबको ही आते होते हैं कि आप कहीं कोई चीज 5 रुपए बढ़ा के कह देखें, अब 2.5 रुपए बढ़ा दिए, 2.5 रुपए हमने सस्ती कर दी है पहले से। तो इस तरह की खुशहाली किसी को भी दिखाई जाए, इसी तरह महंगाई भी दिखाई जा सकती है। पेट्रोल पे हर दफा यही कहते हैं कि ओगरा ने समरी तो हमें 5 रुपए की भेजी थी, हमने 3 रुपए की बढ़ा दिया, तो 2 रुपए का एहसान किया। मैं तो बल्कि जरा मजाक बात करता हूँ कि कल ये भी खबर आई है कि 40 अरब का नुकसान हुआ है, खसारे में इजाफा हुआ है रेलवे के। तो मैंने कहा कौम को शुक्र अदा करना चाहिए कि ये 50 अरब का भी नुकसान हो सकता था रेलवे का, लेकिन खान साहब ने 40 अरब का करवाया, तो 10 अरब तो कौम को बच गया ना हवा में, कहीं ना कहीं तो बचा। तो इस किस्म के जो जमा तफरीक है, ये तो बस ये इसी पे हुकूमत चल रही है। पर इस चीज पे तो खुश होना चाहिए ना, फॉरेन रिजर्व जो है पाकिस्तान के वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए हैं। हाँ चाहे जी, आईएमएफ की किस्ती आई हो उससे ही पहुंचे हो, पर पहुंच तो गए हैं ना। देखिए ये हुकूमत की पूरी जो अपनी कामयाबी को अगर समेट लेना जिन दो चीजों पे, उनमें से एक ये फॉरेन रेमिटेंस की वजह से या आईएमएफ की किसकी वजह से इनके जो रिजर्व है वो बढ़े हैं, वो एक बात है। लेकिन मुझे पास मेरे बैंक में 50 लाख पड़ा हुआ है और मेरे पास खाने को एक वक्त की रोटी है, तो मैं उन 50 लाख का क्या करूंगा? ठीक है, अगर मैं अपनी आवाम पे इन्वेस्ट या अगर मैं अपनी जात पे इन्वेस्ट नहीं कर सकता उन 50 लाख को, और उससे मैं अपने मजीद वसाइल नहीं पैदा कर सकता, तो मैं उनसे छनकना बुझा लेता हूँ। फिर मकसद ये है कि आपने फॉरेन रिजर्व दिखा दिए हैं, लेकिन आपने गरीब के लिए क्या किया? कभी किसी दिन रोटी 10 रुपए की बिक्री होती है, किसी दिन 12 रुपए की बिक्री होती है। आटा जो तकरीबन 80% महंगा हो गया। मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी झलक दे दूं कि मैं बल्कि खुद हैरान हुआ कि मैं देख रहा था ये अदारा शुमारियात की रिपोर्ट, सिर्फ इस हफ्ते के अंदर चिकन की कीमत जो है वो 9% बढ़ी है, 9.5% के। और ये पिछले साल में इसी हफ्ते के मुकाबले में, अगस्त के इसी हफ्ते के मुकाबले में तकरीबन 38% बढ़ी है। तो आप मुझे ये बताएं कि जिस मुल्क में इस तरह महंगाई, वो फॉरेन रिजर्व क्या करेंगे? वो कहाँ पे
काम आएंगे मेरे लिए, अगर मेरे बैंक बैलेंस भरे हुए हैं लेकिन मुझे खाने को नहीं मिल रहा और वो खुराक नहीं ठीक से मिल रही और मेरा रोजगार नहीं चल रहा, तो फॉरेन रिजर्व का अचार ही डाला जा सकता है। बात आपकी ठीक है, पर ये भी तो देखे ना, सर्कुलर डेट कहाँ पे पहुंच गया है, उस इस सूरत हाल के अंदर भी लोड शेडिंग कहाँ पे पहुंच गई है। पर फिर भी अगर हुकूमत फॉरेन रिजर्व बेहतर कर रही है तो लोगों को शुक्र तो अदा करना चाहिए, कोई चीज तो ऊपर जा रही है। हाँ, वो शुक्र अदा कर ले, लेकिन 2021 में इतने मंसूबों के बाद आपके आपके फिर लोड शेडिंग भी हो रही है, तो ये भी लोग, मतलब मैं हैरान होता हूँ कि आप 2021 में बैठ के जिस वक्त दुनिया मरीख की और चांद की और दूसरे सियारों और सितारों की बातें कर रही है, और हम हाथ वाले पंखे लेके और लोगों को यूपीएस के पीछे फिर से लगा रहे हैं। मतलब आप मैं बस इस सारी चीज पे अफसोस ही किया जा सकता है, क्या कहा जा सकता है कि आप इसको भी कामयाबी गर्दानते हैं। आप गर्मियों में कहते हैं कि जी हमारे सर्दियों में कहते हैं जी इजाफी बिजली पिछली हुकूमतें लगा गई है, गर्मियों में लोड शेडिंग कर देते हैं। आप गैस का बुरहान नहीं हल कर पाते। आप हमेशा पता नहीं किस इंतजार में रहते हैं। आपको सर्दियों में कहते हैं कि जी सिर्फ 6 हफ्ते के लिए गैस चाहिए होती है, और गर्मियों में गैस की बुरहान आ जाता है, कीमतें ज्यादा करनी पड़ती है। आप कहते हैं जी ओहो अभी हमें पता नहीं था, गैस महंगी थी पर या एक सस्ती और थी। भी तो चीज है ना, ये इन्होंने अपने वो सोशल मीडिया पेजेस से वायरल की हैं चीजें, कंपैरिजन निकाला है कि जो पीपल्स पार्टी है उसने तो कुछ नहीं किया, नून लीग ने खाली मेट्रोज और जो मोटरवेज हैं उसके ऊपर फोकस रखा। पीटीआई की जब से हुकूमत आई है उन्होंने मेट्रोज पे भी फोकस रखा, ये मोटरवेज पे भी फोकस रखा, इसके अलावा बिलियन ट्री भी बनाए, फॉरेन रेमिटेंसेस भी बढ़ाई, जो लोगों की कुव्वत खरीद है उसको भी बढ़ाने की कोशिश की, और जो डिजिटल इनकलाब मुल्क में लाए हैं वो तो क्या कहने हैं। आप देख लें सोशल मीडिया टीमें बैठी हुई हैं पीटीआई की भी, अब तो नून लीग की भी बनी है और पीपल्स पार्टी की बनी है, और छोटी मोटी जमातों की बनी है जैसे जमीयत उलमा इस्लाम या टीएलपी या एएनपी वगैरह की भी बात करें तो उनकी भी पूरी पूरी टीमें बन गई हैं, और ये सारी करामात पीटीआई की हुकूमत की है और किसकी है। देखिए ड्राइंग रूम में बैठ के कन्वेंशन सेंटर के अंदर लोगों को बिठा के तो ऐसी बातें करते अच्छे लगते हैं सारे, करनी भी चाहिए। खान साहब ने भी, खान साहब को हालांकि खान साहब दावा करते हैं कि उनको ना बड़े बड़े जलसे करने का बड़ी आदत है और वो बड़ा उनको तरीका मालूम है, इसलिए कि उन्होंने 3 साल कारकर्दगी जो है ना कन्वेंशन सेंटर में पेश की है, ताकि एक एक कंट्रोल माहौल रहे। जहां तक ये मोटर, अब ये किसी आप मैं कहता हूँ किसी अंधे को भी दिखा देना तो ये कॉस्मेटिक से ग्राफ्स ये किसी को अपील नहीं करते। उसकी वजह यह है कि सबको पता है कि इन्होंने उन मोटरवेज का इफ्तिताह किया जो पिछले दौर में चल, आज मैंने शायद, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे ठीक कर दें, आप ज्यादा मीडिया से इन टच है, कि वाहिद मोटरवे इन्होंने सियालकोट खारियां की अभी मंजूरी दी है, जो इनकी हुकूमत में पहला प्रोजेक्ट शायद होगा। ठीक है वो अगली हुकूमत में बनेगा, लेकिन वो प्रोजेक्ट इनका है। इसके अलावा कोई एक मोटरवेज की किसी एक हाईवे की मंजूरी इन्होंने दी हो तो मैं अपनी कम इल्मी का इतराफ कर लेता हूँ, तो पिछले दौर में बन रही थी वो इस दौर में मुकम्मल होगी, वो इन्होंने अपने खाते में डाल के अपने टिक, वो ग्रीन टिक कर लिया कि जी उनके दौर में काम थी। मेट्रो का ये हशर है कि अभी तक जो है वो बीआरटी का प्रोजेक्ट जो ओरिजिनल ये था सारी वो चीजें मुकम्मल नहीं हो सका। आप मेरे ख्याल से बुग़्ज़ इमरान में हर बात करे जा रहे हैं, और अगर आप देखें इलाकाई तनाजुर के अंदर देखें जो अफगानिस्तान का मामला था, अगर यहाँ पे नवाज शरीफ जैसे बंदे की हुकूमत होती है, जरदारी जैसे बंदे की हुकूमत होती तो ये चांस तो रहता कि जो मुल्की राज हैं और दूसरी चीजें हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती हैं, और ये शायद अपने मुफादात के अंदर जो है वो डील्स कर लेते या चीजें सामने आ जाती हैं, मुल्क की मफादात का ख्याल ना रखते हैं। तो इमरान खान साहब को ये तो क्रेडिट जाता है कि उनके दौर के अंदर एक इतनी बड़ी जंग जो है वो भी जीती गई, और जिस तरह पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है वो भी काबिल तारीफ है। देखें अब आप मुझे ये बताएं कि ये आपको किसने बताया कि वो लोग जो पिछले वज़ीर आज़म थे वो मुल्की मफाद पे समझौता करते थे। ठीक है, अब ये जो बातें जहां से आती हैं और जिस जिस सिनारियो में ये पोर्ट्रे की जाती हैं, हम सब ये सिनारियो जानते हैं, ये बैकग्राउंड जानते हैं। मुझे मैं बल्कि आपसे एक सवाल नहीं, पूछता आप हूँ। सी पैक को नहीं, देख लेना, इस दौरे हुकूमत में सी पैक जिस तरह चल रहा है अभी तो वो मुझे आप उनके सिर्फ वो इतना, चेंज भी कर दिए हैं, ठीक है बाजवा मुझे साहब आप भी ये चेंज कर बताएं दिए हैं कि जो कुछ कश्मीर उन्होंने। में हुआ, जो कुछ कश्मीर में हुआ, ठीक है, अब अगर यही नवाज शरीफ के दौर में हुआ होता और इसी किस्म का दौरा अमेरिका के बाद ही सारी चीजें हुई होती, तो आप बताएं कि इस वक्त मुल्क में उस इन 2 सालों मुल्क में क्या होता। इन्होंने कहना था जी पर आप देखें ना अदालतों, इस दौर के अंदर मोदी आता भी नहीं ना, वो आमों की बेटियां भी नहीं भेजते यहाँ से कोई तो मोदी को, और ना ही खैर मोदी यहाँ पे आता है शादियों के ऊपर अटेंड करके और निकल जाता, ना ही जिंदाल आता बगैर वीजे के। जी जी वो सही है, वो बात आपकी सही है। और वो मैं खैर मैं अगर अगर मुशर्रफ साहब को वाजपेयी से
आउट ऑफ वे सलाम करना अगर वो अनऑर्थोडॉक्स डिप्लोमेसी में कामयाब समझा जाता है, तो मेरे ख्याल से मोदी का आना भी एक बैकडोर या गैर रवायती डिप्लोमेसी में उसको समझा जाना चाहिए। लेकिन बस वही बात है कि हम हर चीज को अपने मखसूस जाविया नजर से देखते हैं और हम वो सारा उसी में बताते हैं। वही बात अब देखें कि फौरन आप मुझे बताएं कि फौरन अगर ये अफगानिस्तान में मैं भी थोड़ा सा देखता हूँ, लेकिन आपने आपके अमेरिका से क्या ताल्लुकात रहे हैं इस 3 साल दौर में? आप चले आपकी 3 साल कारकर्दगी इकोनॉमी पे तो जैसे तैसे जो था, आपका फॉरेन पे क्या कामयाबी रही है? आपकी सऊदीया के साथ ताल्लुकात कैसे रहे हैं? आपके इंडिया या अफगानिस्तान से कैसे ताल्लुक? आप कहते हैं कि हम मगरिब को हाँ, सबसे आप ज्यादा ये कह जानते सकते हैं। हैं कि जो बाइडेन ने कॉल नहीं की, पर देखे दुनिया के हर वजीर आजम और चांसलर जर्मनी की कोई बंदा नहीं है जिसने इमरान खान को कॉल ना की हो अफगानिस्तान वाले मामले के बाद। अब ठीक है, अब कॉल आई है, लेकिन इन 3 सालों में खान साहब मेरे ख्याल किसी भी यूरोपीय मुल्क का दौरा नहीं कर सके। तो वो तो इतनी क्रिटिकल सिचुएशन हो गई थी, लोगों ने अपने बंदों का, आपको पता है मगरिब के हाँ इंसानी जान की बड़ी बुक्कत है, तो वो अपने लोगों को निकालने के लिए उन्होंने तो पीआईए को भी ऑन बोर्ड कर लिया कि आप इवैक्यूएशन में, इनकलाब में आप मदद करें हमारे साथ। तो जिस एयरलाइन पे पाबंदी अच्छा, लगाई उन्होंने सिर्फ इंसानी। लास्ट क्वेश्चन है आपसे मुनीब, लास्ट क्वेश्चन है, मुझे ये बताएं कुछ सीखा है इमरान खान ने या उनकी हुकूमत ने? 3 साल, तीसरा साल गुजर गया, आगे 2 साल अभी मजीद रहते हैं बाकी मानदा, कोई अच्छा, उम्मीद है आपको बेहतरी की? उसमें मैं आपको एक बड़ी नटशेल में एक बात बताऊं कि जो भी 5 साल के लिए हुकूमत आती है ना, वो उसकी कोशिश यही होती है कि पहला साल समझने में लगा देती है, दूसरा और साल वो प्रोजेक्ट्स कुछ ना कुछ लॉन्च करती है, तीसरा और चौथा साल डिलीवर होता है, 5वां साल बेसिकली इलेक्शन का साल होता है। तो ये तीसरे साल में जिस किस्म की डिलीवरेंस इस हुकूमत से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, बशमूल मेरे, ना चाहते हुए भी, या मतलब हम लोग मुल्क का बुरा तो नहीं सोचते, तो हम ये चाह रहे थे कि ये तीसरे साल में जो डिलीवर करेंगे तो चौथे साल में वो सम्राट समेटेंगे और 5वें साल इलेक्शन में लेकिन अभी तक ऐसा होता नहीं नजर आ रहा, क्योंकि आज 3 साल मुकम्मल होने तक नहीं होता ऐसा नजर आ रहा। तो चौथे साल में शायद कोई गिदड़ सिंह ही मिल जाएगी जल्दी से कुछ करके और कुछ ना कुछ आवाम के लिए डिलीवर कर दे, अदरवाइज हालात ऐसे नहीं है। और वो शायद अगर खान साहब को ये भी बात मालूम हो चुकी है कि परफॉर्मेंस की तो जरूरत नहीं होती और वो जीतना तो कोई बात नहीं होती, वो तो फरिश्ते आके जितवा देते होते हैं, तो फिर और बात है, फिर तो वो चौथा साल भी ऐसे ही गुजारेंगे, बल्कि इससे भी ज्यादा शायद वो गुजारे और बस चला जाएगा। मैं शेर आपको जरूर सुनाऊंगा, क्योंकि वो शेर जो है ना वो, सुना दें, शेर सुनाए, शेर सुनाए क्योंकि आप। मुझे लगता है कि अब लोगों का हाल, खान साहब अक्सर कहते हैं घबराना नहीं है, लेकिन वो फराज साहब ने कहा था जब्त लाजिम है मगर दुख है क्यामत का फराज, जालिम अब के भी ना रोएगा तो मर जाएगा। तो अवाम को अब घबराने भी दें, उनको रोने भी दें, उनको थोड़ा बहुत जो है ना सिसकने भी दें, तो इसी तरह ही है बस। चलें जी, बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपको फिर जहमत देंगे किसी नए टॉपिक के साथ। और व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।